साल 2026 के जो अभी तक के 3 महीने गुजर चुके हैं, जनवरी, फरवरी और मार्च, उसमें आपने भारी गिरावट देखी है। तीनों ही महीने लगातार गिरावट हुई है। ये कुछ उसी तरह का फॉर्मेशन है जिस तरह के 2020 में हुए थे। इस वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे कि क्या तीनों महीने के गिरने के बाद बाजारों में यानी अप्रैल का महीना किस तरह का पैन आउट हो सकता है, यानी अमूमन किस तरह का अप्रैल का महीना होता है, क्या कहता है। अगर हम डेटा देखें लगभग 1994 से लेकर के उसको हम समझने की कोशिश करेंगे, उसी डेटा को 2008 से अगर हम देखें तो क्या रिजल्ट आता है, और क्या ये अप्रैल का महीना बहुत धमाकेदार हो सकता है, बहुत ज़्यादा मोमेंटम क्रिएट कर सकता है पॉजिटिव साइड पर, या क्या बड़े क्रैश आते हैं, यानी अगर कंटिन्यूएशन है तो आने वाले वक्त में क्या देखने को मिलता है। हम समझने की कोशिश करेंगे इस पूरे वीडियो में कि अप्रैल का महीना क्या एक नया निवेशक को या पुराने निवेशकों को काफ़ी हद तक मदद दे सकता है, बड़े रिकवरी दे सकता है। इन सभी पहलुओं पे चर्चा करेंगे। लेकिन अगर आप चैनल पे पहली बार हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है अतुल वर्मा। जैसे मैंने कहा कि जो मैंने ये बात कही कि अगर आप 1994 से देखेंगे तो बाजारों में एक लंबा समय होता है जब बाजारों में देखा है कि बहुत कम समय ऐसे रहे हैं कि जब बाजार 3-3 महीने तक के लिए घटते चले जाएं। अगर आप अपनी स्क्रीन पे देखेंगे तो ये एक निफ्टी का मंथली डेटा है। 1994 से ये डेटा मैं आपके सामने रख रहा हूं। अगर हर महीने में निफ्टी में कितने मूवमेंट हुए हैं, मार्केट में कितने मूवमेंट हुए हैं, उसको ये डेटा आपके सामने रिप्रेजेंट करता है। जैसे मैंने कहा कि ये वर्ष 2024 जैसा महीना जो आपका ये वर्ष 2026 जो है ये कहीं ना कहीं 2020 की तरह गुजरता हुआ दिखाई पड़ा है। अगर मैं थोड़ा सा इसको जूम कर रहा हूँ और अगर आप देखेंगे इस पहलू को तो 2020 में भी लगभग सिमिलर चीज़ें देखने को मिली थी। 2020 में भी जो जनवरी का महीना था, जो फरवरी का महीना था और मार्च का महीना भारी गिरावट वाला रहा। तकरीबन 23% मार्च में गिरे थे। उसके बाद से यानी 2020 के बाद से मार्च में जो गिरावट हुई है, जो इस साल हो गई, वो करीब करीब 11.3% की गिरावट, यानी अब 12 मान लीजिए। तो तकरीबन 2020 के बाद पहली बार ऐसा है कि जब आपने इतना भारी गिरावट देखा। मैंने कहा कि 2020 रिपीट हो रहा है। तो 2000 जनवरी में आपने गिरावट देखी है और फरवरी में भी आपने गिरावट देखी है। जनवरी में करीब 3% की गिरावट है, वहीं पर फरवरी में करीब 11% की गिरावट है, फरवरी में 0.6% की गिरावट है और मार्च में आपने 11% की गिरावट देखी है। तो अब यहां से क्या लगता है, क्या यहां से मार्केट में आप एक रिकवरी देख पाएंगे? क्या यहां से बाजारों में एक बड़ा घुमाव की पॉसिबिलिटीज बन रही हैं? अगर हम इस पहलू को समझें तो एक सिमिलरिटी 2020 से मिलती है। अगर 2020 को ही फिर अप्रैल महीने में क्या हुआ, अप्रैल महीना 2020 अगर आप देखिए तो करीब 14% की वहां पर रिकवरी हुई थी, 14.7%, यानी एक बड़ी रिकवरी अप्रैल में हुई थी। कोविड के बाद वाली रिकवरी, कोविड खत्म नहीं हो गया था। मैंने इसके पहले भी एक वीडियो बनाया जिसमें मैंने आपको समझाया था कि मार्केट कहीं ना कहीं ये जो पूरी निगेटिविटी है इसको 22,200 की रेंज में फैक्टर इन कर रही है, जो कि अभी से करीब 7-8 दिन पहले या 10 दिन पहले थे। उसके बाद मार्केट में लास्ट शुक्रवार को जरूर एक गिरावट हुई, लेकिन उसके बाद से फिर बाजारों में रिकवरी रही है। मंडे को थोड़ी सी रही गिरावट, लेकिन अब हम ऊपर की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं और कहीं ना कहीं जो 22,200 की रेंज थी बाजारों ने उसको सपोर्ट बनाया है। उसके बाद यानी अगर फरवरी की बात करें, जिस तरह से आपने देखा गिरावट हुआ, मार्च में गिरावट हुआ, 2020 में भी यही सेम हुआ। लेकिन अब 2026 में अगर आप देखेंगे तो क्या अप्रैल में बड़ी मूवमेंट हो सकती है? तो पहली चीज, अगर आप कोविड वाले पॉइंट को यहां रिफ्लेक्ट करें, लड़ाई खत्म नहीं हो गई है, उस समय कोविड खत्म नहीं हो गया था, लेकिन रिकवरी शुरू हो गई थी और मार्च अप्रैल का महीना पॉसिबल है कि आपको उस तरह की रिकवरी दे करके जा सकता है। लेकिन सिर्फ इतने से ही बात नहीं बनती है, कुछ और चीज़ों को समझने की ज़रूरत है, जैसे कि कंटिन्यूएशन कब हुआ। अब उन महीनों को अगर आप देखें कि जहां पर लगातार 2 महीने मार्केट घटे, उसके बाद फिर जनरली क्या होता है अप्रैल महीने में, यानी मार्च और फरवरी अगर गिरावट के रहे हों तो फिर क्या होता है। वैसे रिसेंट पास्ट अगर आप देखें तो 2025 में अगर आप देखिए तो 2 महीने लगातार गिरावट हुई आपकी जनवरी और फरवरी में, और फिर मार्च में 6% की रैली, और वहीं पर अगर आप देखो तो 3.5% की रैली अप्रैल में भी हुई। तो जो 2025 यानी जो गया साल था, पिछले साल में भी यही हुआ, जनवरी फरवरी में गिरावट हुआ, कंटिन्यूएशन हुई 2 महीने में गिरावट की, और उसके बाद मार्च का महीना में भी तेजी हुई और अप्रैल का महीना में भी तेजी हुई। उसी तरीके से अब मैं यहाँ 2 महीने की गिरावट की अगर हम बात करें तो कभी लास्ट के 2 महीने गिरावट हुए हों और उसमें ऐसा महीना जहां पर मार्च में गिरावट हुई हो, तो मार्च में गिरावट के साथ अगर आप लास्ट 2 महीने देखें, 2018 आपको देखना पड़ेगा। 2018 में अगर आप देखिए, यानी पहला हमने देखा कि जब लगातार 3 महीने गिरावट हो, चूंकि हिस्ट्री में हमको लगातार 3 महीने गिरावट वाला ऑप्शन सिर्फ 2 बार मिला। एक बार जो इस साल हुआ
2026 में, और एक बार जो पिछली साल हुआ 2020 में हुआ था, तब भी बाजारों ने लगातार 3 महीने गिरावट देखी और उसके बाद अप्रैल में तेजी देखी। तो एक तो वहां से अप्रैल में तेजी 14%, यहां पर भी रिकवरी की पॉसिबिलिटीज बन रही हैं। अब हम 2-2 महीने देख रहे हैं कि किन 2 महीनों में जब भी गिरावट हुई उसके बाद अगले महीनों में क्या हुआ, और अप्रैल अगर 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 मार्च में गिरावट हुई है तो क्या हुआ। तो मार्च में 2018, यानी अभी से आपको पीछे जाना पड़ेगा, क्योंकि इसके पहले फिर मार्च में गिरावट के महीने हैं ही नहीं। मार्च में 2020 में गिरावट हुई थी, 2026 में गिरावट हुई। अदरवाइज अगर आप देखें मार्च का महीना, तो हर महीना हर बार आपको मार्च देखिए पॉजिटिव दिख रहा है, सिवाय 2018 के। तो 2018 में अगर हम आए तो 2018 में हमें डेटा ये समझा रहा है कि 2018 में फरवरी का महीना और मार्च का महीना दोनों में गिरावट हुई थी। फिर अप्रैल के महीने में तकरीबन जो है आपने 6.5% की एक रैली देखी, यानी एक अच्छी सी रैली आपको वहां पे देखने को मिली थी। तो फिर जब भी कंटिन्यूएशन होता है फॉल का 1-2 महीने लगातार, तो फिर उसके बाद एक रिकवरी बनती है, और मार्च में अगर फॉल हुआ है, फरवरी में फॉल हुआ है, तो रिकवरी बनती है। तो 3 महीने वाले लॉजिक से भी रिकवरी बनती है, और 2 महीने वाले लॉजिक को थोड़ा और एक्सप्लेन करने की जरूरत है। अभी 2016 देखिए, लगातार 2 महीने की गिरावट हुई है, जनवरी में हुई, फरवरी में हुई, मार्च भी बढ़ा और अप्रैल भी बढ़ा। यहां पर भी कंटिन्यूएशन 2 महीने का, जिस तरह से आपने 2025 में देखा, अगर 2 महीने लगातार गिरावट, तो फिर उसके बाद आपने रिकवरी देखी है। खैर, फिर मार्च में गिरावट को अगर आप देखिए, मार्च के गिरावट को देखिए कि मार्च में फिर कब गिरावट हुई थी, इसके पहले कंटिन्यूएशन के साथ मार्च में जो गिरावट है वो ज़्यादा आपको देखने को मिलती नहीं है। 2015 है इसके बाद। 2015 को अगर आप देखेंगे तो 2015 यहाँ पे है, 2015 में अगर आप देखो तो 2015 में भी मार्च में आपने गिरावट देखी है, लेकिन उसके पहले आपने तेजी देखी थी, अप्रैल में थोड़ी गिरावट रही, फिर मई में वहां पे रिकवरी देखने को मिली। तो कंटिन्यूसली 2 महीने लगातार गिरावट के जनरली देखने को नहीं मिलते हैं, ये चीज आपको समझ आ रही होगी। इसके बाद अगर आप 2009 में जाएं, 2009 में भी सेम फिनोमिना है, 2 महीने लगातार गिरावट देखने को मिला, जनवरी फरवरी और मार्च अप्रैल मई, तीनों महीनों में बहुत जबरदस्त तेजी आपने देखी है। इसी तरीके के फॉर्मेशंस कई बार बने हैं, इवन 2011 में भी वही सेम फॉर्मेशन, फिर अप्रैल में भी तो आपने तेजी देखी है। अल्टीमेटली ये फॉर्मेशन ज्यादा बनते हुए दिखाई पड़ते हैं, बार बार आपको ये चीज दिखेगी। इवन 2013 को अगर आप देखें तो 2013 में क्या है, 2013 में फरवरी में गिरावट हुई, मार्च में गिरावट हुई, फिर अप्रैल में आपने 4% की तेजी देखी है। लगातार 2 महीने के गिरावट के बाद अमूमन तीसरे महीने में आप उछाल देखते हैं, सिवाय 2020 और 2026 के हर बार ऐसा हुआ है कि आपने 2 महीने बाद रिकवरी देखी है। अब अगर 3 महीने बाद रिकवरी की पॉसिबिलिटीज है, तो कोविड में 2-3 महीने बाद, मार्च के बाद अप्रैल के महीने में रिकवरी हो गई थी। उम्मीद आप ये कर सकते हैं कि अप्रैल के महीने में यहां पर वापस से आपको रिकवरी देखने को मिल जाए, एक ठीक ठाक सी रिकवरी। चूंकि 12% के आसपास आपने करेक्शन देखी है, तो रिकवरी की जो क्वांटम होगा वो अच्छा हो सकता है 3 महीने के लॉजिक से। लगातार 2 महीने की गिरावट के बाद भी अक्सर जो है बाजारों में तेजी आ जाती है, और उस लॉजिक से भी देखें तो अप्रैल का महीना आपको पॉसिबल है कि पॉजिटिव साइड पर मूवमेंट दे सकता है, क्योंकि पिछले 2 महीने फरवरी और जो मार्च के हैं वो गिरावट भरे रहे हैं। तो बाजारों को लेकर के अगर आप यहां पर थोड़ा दुविधा में हैं, तो आप ये बात ध्यान रखें कि बाजारों में थोड़ी सी रिकवरी की पॉसिबिलिटीज बन रही है। इवन अगर हम 2008 को देखें तो 2008 में भी अगर आप देखोगे तो 2008 में भी आपको साफ दिख रहा है कि 2008 में क्या हुआ था। 2008 में अगर आप देखिए तो मार्च का महीना मंदी का था, और अप्रैल का महीना फिर तेजी का रहा, और वहां पर जनवरी का एकदम की महीना ज्यादा मंदी का था, वो फरवरी में थोड़ी तेजी थी, मार्च में गिरावट, फिर अप्रैल में आपने तेजी देखी है। उसके नीचे अगर आप जाएंगे तब आपको मिलेगा कि कुछ एक महीनों में लगातार कंटिन्यूएशन हुआ, लेकिन वो बहुत पुराना डेटा हो गया। 2005 के आसपास में आपने कुछ महीनों में लगातार गिरावट देखी है, लेकिन अभी अगर 2005 के बाद आप देखोगे तो करीब करीब जो है 20 साल होने को आ गए, लगातार 2 महीनों की गिरावट बहुत ही कम मिलती है, लगातार 3 महीनों के गिरावट के बाद हमेशा रिकवरी होती है। तो संभावनाएं ये बनती हैं कि आप अप्रैल महीने में एक रिकवरी का माहौल देखेंगे। अमूमन अप्रैल का महीना होता कैसा है, अगर हम अप्रैल को थोड़ा समझें तो जनरली अप्रैल का महीना जो है, अगर एवरेज आप देखें तो 1.7% की रिकवरी होती है या रैली होती है। इसमें स्टैंडर्ड डेविएशन 6.2 का है, तो यानी मोमेंटम तो यहां पर होता है। अब मार्च की अपेक्षा जो वोलाटिलिटी है वो थोड़ा जरूर कम रहेगी, लेकिन वोलाटिलिटी तो इस महीने में भी अच्छी खासी देखने को मिलती है। तो वो स्टैंडर्ड डेविएशन से आपको समझ में आ रहा है। अब अगर हम इसको थोड़ा सा और समझें तो अगर आप पिछले कुछ मार्च के अप्रैल के महीनों को देखिए तो जैसे 2025 ग्रीन था, 24 ग्रीन था, 23 में भी ग्रीनरी थी,
कोविड के वाले में तो ग्रीनरी थी। तो अमूमन अगर आप देखें उसके बाद 2019 में ग्रीन, 2018 ग्रीन, 2017, 2016, तो अगर आप पिछले 10 साल देख लो, 10 साल में सिर्फ ये है कि एक साल है वो 2021-22 का जिसमें बहुत माइल्ड करेक्शन है, जबकि मार्च में उस महीनों में तेजी थी, 4% की तेजी हुई 2022 में और थोड़ी सी गिरावट फिर आपने जो है अप्रैल महीने में देखी, तो कोई वो बहुत बड़ी चीज नहीं है। तो अमूमन अगर आप देखोगे तो कुछ इस तरह का डेटा मिल रहा है कि पिछले 10-12 साल के अंदर अप्रैल का महीना बहुत खराब परफॉर्म नहीं करता, और कभी भी अगर मार्च में गिरावट हुई है तो अप्रैल का महीना खराब परफॉर्म नहीं करता। ये आपने पिछले 2014-15 से डेटा अपने सामने दिखता है। मैंने अभी जिसको दिखाया था दोबारा आपको अगर दिखाऊं तो 13 का महीना मार्च में गिरावट थी, अप्रैल में तेजी हो गई। 15 को छोड़ दीजिए, 18 में भी वही सेम कहानी है। 18 में आपने देखा कि मार्केट में थोड़ी सी गिरावट है, मार्च में, अप्रैल में तेजी आ गई, और उसके बाद तो फिर अब मार्च में भी गिरावट नहीं हो तो अप्रैल आपकी रिकवरी का माहौल रहता ही है। अप्रैल रिकवरी इसलिए भी होता है, अगर करेक्शन हुई है तो अप्रैल हमेशा बाउंस बैक लेकर के आता है, और डेल्टा जो बता रहा है स्टैंडर्ड डेविएशन की मूवमेंट रहती है। एवरेज जो पॉजिटिविटी है, अगर आप मार्च का एवरेज देखेंगे तो तकरीबन 0 पे है, लेकिन अप्रैल का पॉजिटिविटी अगर आप देखेंगे, अप्रैल का पॉजिटिविटी 1.7%। इसका अर्थ ये है, और ये जो नंबर है ये जुलाई की अपेक्षा सेकंड हाईएस्ट है। तो जो बाजारों में अगर आप पिछले 1994 से हिस्ट्री देख रहे हैं, चूंकि ये डेटा 1994 से आपके सामने है, अगर, और ये जो एवरेज है ये पूरा 1994 से एवरेज आपके सामने है, अगर इस एवरेज के हिसाब से हम सोचें जरा सा भी, तो साफ साफ हमको ये समझ में आता है कि जो अप्रैल का महीना है, सिवाय जुलाई के महीने में जहां की 1.8% की एवरेज तेजी होती है, अप्रैल का महीना 1.7% की तेजी लाता है। यानी सेकेंड हाईएस्ट जो महीना है जहां पर तेजी होती है वो अप्रैल का है। सबसे हाईएस्ट कौन है? जुलाई का है, लेकिन सेकंड हाईएस्ट, और वो भी लगभग बराबर है, 1.7, 1.8, कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। 1.7% की जो बड़ी रिकवरी होती है वो आपके अप्रैल महीनों में होती है, तेजी जो होती है वो अप्रैल महीनों में होती है। तो ये महीना आप मान के चलें कि ये पॉजिटिविटी ला के दे सकता है। अब अगर चार्ट पे बड़े ब्रेकडाउन्स ना हुए तो फिर अप्रैल का महीना काफी पॉजिटिव हो सकता है, ये हमारा डेटा जरूर सजेस्ट करता है। अब इसमें एक चीज जरूर है कि जो रुपया है जो कि गिरे जा रहा है, अगर ये रुपए का चार्ट आपके सामने लगा हुआ है, 2010 से ये चार्ट है, और 2010 से साफ एक चीज दिख रहा है कि मार्केट में एक तरफा गिरावट हुई है, रुपए के दाम में एक तरफा गिरावट हुई है, और जो उस समय वहां से करीब 50% से ज्यादा, लगभग आप 50% डाउन हो गए। तो अल्टीमेटली अगर आप वो पीरियड देख रहे हैं, इवन थोड़ा उसके पहले 2008 से लेकर 2010 में रुपया में तेजी भी आई थी, लेकिन वो पीरियड तो छोड़ ही दीजिए। 2010 से अगर आप देखेंगे तो अल्टीमेटली आपने हमेशा गिरावट देखी है, और ये जो गिरावट है ये अब लगातार हो रही है। अब प्रॉब्लम ये है कि अगर गवर्नमेंट डिनायल मोड में चली जाएगी कि हमारा रुपया बिल्कुल ठीक चल रहा है, तो फिर तो उसका कोई तरीका नहीं है कि आप जो है उसको स्वीकार करेंगे। अगर जब तक आप स्वीकार ही नहीं करेंगे कि बीमारी है तो उसका इलाज आप नहीं खोजते हैं। प्रॉब्लम ये है कि सरकार जिस तरह से अभी हमारे एफएम ने जो है बयान दिया पार्लियामेंट में, तो उन्होंने एक प्रकार का डिनायल दिखाया कि नहीं सब कुछ ठीक चल रहा है। तो अगर यहाँ पर डिनायल रहा तो प्रॉब्लम रहेगी। यानी अगर रुपया को आपने कोशिश ही नहीं करी कि वो थोड़ा मजबूत हो जाए या बाजारों में स्टेबिलिटी आए और उसके ऑटोमेटिकली उसके मदद से अगर रुपया सुधर जाए तो अलग बात है, लेकिन अगर गवर्नमेंट थोड़ा प्रयास करे तो शायद रुपया जल्दी सुधरे। अगर रुपया सुधरेगा तो मार्केट के, आप ये कह सकते हैं कि मार्केट की जो स्ट्रक्चर है वो बेहतर हो जाए। तो अगर हम इस तरह सोचें कि अप्रैल का महीना तो ग्रीन रहता है, तो अप्रैल का महीना ग्रीन हो सकता है, पॉजिटिविटी लाके दे दे, लेकिन हमें थोड़ी और भी जरूरत है, कहीं और बाहरी सतर्क जाए, यूं कहीं आप रुपए में मजबूती आए और बाकी जगहों पे मजबूती आए, तो फिर बाजार की जो ग्रीनरी है वो और बढ़ेगी। नहीं तो क्या होगा, कंपैरेटिवली, यानी अगर जिस तरह का माहौल बन रहा है, लड़ाई कम हो रही है, लेकिन जिस तरह से अब वापस एआई और जॉब लॉस वाला मामला बढ़ रहा है, जिस तरह से आज ओरेकल ने बहुत लोगों को जॉब से निकाला, जिसमें से 10,000 लोग तो भारत के हैं, 30,000 लोग जो है पूरी दुनिया में है। अब अगर इस तरह के जॉब लॉसेज होंगे तो फिर क्या होगा दुनिया में, जाहिर सी बात है जॉब को लेकर परेशानी होगी। अगर जॉब को लेकर परेशानी होगी तो फिर चीजें उतनी बेहतर नहीं होंगी। साथ में ये भी अब हिंट मिलने लगा है कि ब्याज दरें बढ़ेंगी, क्योंकि महंगाई के ऊपर असर डालने के लिए अब ब्याज दरों को बढ़ाने की जरूरत होगी। तो अगर कहीं रेट साइकिल अगले 6 महीने बाद ग्रीन साइड की हो गई, यानी तेजी की साइड की हो गई, तो जो रुपया है इसके ऊपर दबाव फिर
आपको और दिख सकता है, तो वो कंडीशन में प्रॉब्लम हमारे लिए और बढ़ सकती है। तो वो एक बिंदु रहेगा। लेकिन अगर आप इस बिंदु को, ये तो लंबे समय तक चलता रहेगा, लेकिन अगर आप सिर्फ 1 महीने का व्यू रखते हैं और इतने ओवरसोल्ड मार्केट में डेटा जहां पर बहुत ओवरसोल्ड है, वहां से अगर आप एक रिकवरी की उम्मीद करें तो वो गलत नहीं है। लेकिन हाँ, अगर हमें रुपए के फ्रंट से थोड़ी सी ताजगी मिल जाए, थोड़ी सी उछाल मिल जाए, थोड़ी सी स्थिति बेहतर हो जाए, तो शायद वो जो है पॉसिबिलिटीज रहेंगी कि हमें थोड़ी स्थिति सही देखने को मिल जाएगी। मई महीने की बात तो अभी नहीं करेंगे, लेकिन मई में अगर आप देखें, चूंकि कोविड को अगर हम रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, तो मई में करीब 2.5% की गिरावट थी। तो अब देखते हैं अप्रैल में कितनी तेजी मिलती है कि नहीं मिलती है, और फिर उसके बाद मई महीने के बारे में फिर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये चीज आपको जरूर याद रखनी है कि जब तक अब 22,200 के रेंज नीचे की साइड ब्रेक ना हो जाए, तब तक बहुत ज्यादा डरिए मत, बहुत घबराइए मत, बहुत परेशान मत होइए, बहुत ज्यादा नेगेटिव मत रहिए। एक जो उम्मीद है, जो डेटा है, वो थोड़े से अब यहाँ पे चेंज होते हुए दिखाई पड़ सकते हैं। हिस्ट्री इस बात को जरूर रिफ्लेक्ट करती है। जाहिर सी बात है, ये एक एजुकेशनल वीडियो है, तो इसका यूज आप जो है ट्रेडिंग के ऊपर लिए नहीं करेंगे, बाई या सेल के हिसाब से ना करें, सिर्फ इसको डेटा के हिसाब से देखें और अपना अध्ययन खुद ही करें। मैं उम्मीद कर रहा हूँ वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। मैं मिलूंगा कल नए वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।